ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस सिस्टम प्लानिंग। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज़ बीएसपी यानी कि बिजनेस सिस्टम प्लानिंग। फिर ये एक दूसरी डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम्स अप्रोच। ओके, दोनों डेफिनेशन एक एक करके देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस सिस्टम प्लानिंग। IBM ने बिजनेस सिस्टम प्लानिंग की डेफिनेशन दी है। IBM इज इंडस्ट्रियल बिजनेस मशीन्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने BSP की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान्स टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। यानी कि IBM कहता है कि बिजनेस सिस्टम प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्लान्स को डेवलप करने में, उनको डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। ऐसा क्यों? ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, यानी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर सके और वो अपने गोल्स भी अचीव कर सके। देखिए, जो थोड़े समय के लिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट टर्म आर ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म आर गोल्स। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल होते हैं उनको अचीव करने के लिए बिजनेस सिस्टम प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जो बिजनेस अपनी प्लानिंग नहीं करता वो बिजनेस जनरली फेल हो जाता है। अगर बिजनेस में आप 100% सक्सेस चाहते हैं तो बिजनेस सिस्टम प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की ज़रूरत है। हर एक बिजनेस बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इस्तेमाल करता है जिनके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ESS एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, OAS ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, OIS ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। तो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम उनको बेस्ट सूट करेगा, यानी कि बिजनेस को कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान करना चाहिए, उसके लिए बिजनेस सिस्टम प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ध्यान दीजिए, ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, हर एक बिजनेस अपना विजन, अपना मिशन, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपना स्ट्रक्चर सेट करता है। जब कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो अपने बिजनेस का विजन और मिशन ज़रूर रखता है। वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी ज़रूर रखता है, यानी कि काम करने का तरीका उनका क्या रहेगा, क्या उनका प्लान रहेगा। वो थोड़े थोड़े समय के ऑब्जेक्टिव्स भी डिज़ाइन करते रहते हैं कि अब उनको ये करना है, इतने समय में इतना गोल अचीव करना है, इतने उनके एक्सपेंसेस होने चाहिए, इतने उनकी इनकम होनी चाहिए। बिजनेस का वो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ये जो भी है, ये सब चीज़ें ये बिजनेसमैन को पता है, पर क्या ये इंफॉर्मेशन सिस्टम को पता होता है? यानी कि क्या ये कंप्यूटर को बताया जा सकता है? नो, कंप्यूटर इज अ मशीन, उसे बताना इतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा कंप्यूटर सिस्टम तो खरीदा जा सकता है, यानी कि ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम तो परचेज किया जा सकता है और उसे ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिले। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? जितने भी बिजनेस के, ध्यान दीजिए, जितने भी बिजनेस के विजन, मिशन, स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हमें ट्रांसलेट करना है किसमें? इंफॉर्मेशन सिस्टम के विजन, मिशन, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रक्चर में। यानी कि हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ट्रांसलेट द विजन, मिशन, स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ बिजनेस इनटू द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विजन, मिशन, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं उसमें काम करते समय कोई ना कोई प्रायोरिटी ज़रूर आती रहती है सामने कि अब हमें इस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, इसे पहले करना है, इसे यदि हम बाद में करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी कार्य करने के लिए, बिजनेस में अचीवमेंट हासिल करने के लिए उनके पास रिसोर्सेस होते हैं। आपको मालूम है कौन कौन से रिसोर्सेस? मैन, मटीरियल, मशीन, मनी, जिसको हम कहते हैं 4 M's। एक्चुअली 5 M होते हैं, मैन, मटीरियल, मशीन, मनी एंड मार्केट। लेकिन मार्केट बाहर का रिसोर्स है। मैन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मटीरियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मशीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। इन सभी रिसोर्सेस को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। किसमें? उनमें जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, ताकि आप बिजनेस के गोल्स को अचीव कर सकें। मीन्स यू शुड डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रायोरिटीज एंड अलोकेट द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेस टू हाई रिटर्न प्रोजेक्ट। सीधी बात है ना, जिस चीज़ में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, जिसमें से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ज़्यादा इनकम होती है, आप उन गोल्स को पहले सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करो, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेज को उन जगह पर लगाओ जहां पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो, जहां पर आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा हो। ओके, एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज plan long-lived information systems
बेस्ड ऑन एंड्योरिंग बिजनेस प्रोसेसेस। आपने देखा होगा हम किसी को भी कहते हैं आयुष्मान भव। आयुष्मान भव का सीधा मतलब क्या है कि उसकी आयु लंबी हो। इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं कि हमें ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करने चाहिए, ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करने चाहिए जो लॉन्ग लिव्ड हों, यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि आपने नया इंफॉर्मेशन सिस्टम खरीदा, आज इंस्टॉल किया, कल आपको वो काम का नहीं लगा, फिर आप 2 महीने के बाद फिर नया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, फिर से आपको एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम इतनी आसानी से इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होता, हर एक को ट्रेन करना पड़ता है, काफ़ी लंबा समय लग जाता है उसमें। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग लिव्ड के साथ साथ लंबे समय तक चलें तो सही, लेकिन उसके साथ साथ यदि बिजनेस में कोई भी ऊंच नीच आती है, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। यदि बिजनेस में कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, तब भी वो बिजनेस को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करना बंद करे या फिर इतना हेल्पफुल ना रहे। जनरली काम करना तो बंद नहीं करेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ काम की नहीं भी रहती। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि हमें ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंस्टॉल करने चाहिए जो लंबे समय तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसपी की, यानी कि बिजनेस सिस्टम प्लानिंग की, जो जनरली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टम्स अप्रोच। ये भी एक ऐसी डेफिनेशन है जो शायद पूछें, तो आपको ये भी अच्छे से समझ लेनी है। सिस्टम अप्रोच, ध्यान दीजिए, हमने सिस्टम के बाद अपोस्ट्रॉफी लगाया है। इसका मतलब क्या है कि आप सिस्टम को किस तरह से अप्रोच करते हैं। सिस्टम्स अप्रोच मीन्स आप किसी भी चीज को किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे सिस्टम्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, कुछ नॉर्मल सिस्टम्स हैं। तो आप एक ऐसा मेथड या ऐसा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे सिस्टम्स अप्रोच के अंदर, जिससे आप अपने आजू बाजू के, अपने इर्द गिर्द के सभी सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप किसी भी चीज़ को यदि देखते हैं तो आप उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ कैसी है। सो ऑब्जर्वेशन करने से आप उसे एनालाइज करेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे, और आप ये भी जानेंगे कि वो सिस्टम किस तरह से काम करता है। सो यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर द ऑपरेशंस एंड इंटरेक्शंस विच एग्जिस्ट इन द सिस्टम्स अराउंड अस। आपको ये पता चलेगा, सिस्टम अप्रोच की मदद से आप ये पता कर सकेंगे कि आपके आसपास के जो सिस्टम्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं और वो किस तरह से आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इट इज यूज्ड इन अ मेथड ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी एंड एग्जामिन्स द वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। याद कीजिए, जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, यानी कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। तो हम सिस्टम को इसीलिए स्टडी करते हैं कि यदि फॉर एग्जाम्पल हमने किसी सिस्टम को इस्तेमाल किया लेकिन वो हमारे इतना काम नहीं आया, तो आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए किसी दूसरे सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए। सो इट इज यूज्ड इन अ सिचुएशन ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी। जहां पर अनसर्टेनिटी होती है तो आप दूसरे ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकेंगे एंड इसकी मदद से आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकेंगे। द सिस्टम्स अप्रोच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन विद क्लैरिटी। किसी भी सिचुएशन को आप बिल्कुल क्लियरली, बहुत आसानी से समझ सकेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट द सिस्टम ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल थिंग्स। कुछ चीज़ें होती हैं जो बिजनेस में बहुत सीरियस मैटर करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सीरियस नहीं होती, तो आप सिस्टम को उस हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकेंगे। सॉर्ट आउट यानी कि कैटेगराइज कर सकेंगे कि कौन सी क्रिटिकल सिचुएशन में हमें कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना है, कौन सी नॉन क्रिटिकल सिचुएशन में हमें कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट थिंग्स। आप ये भी जान सकेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट यानी कि जो इंपॉर्टेंट है, एंड नॉन सिग्निफिकेंट यानी कि जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि मायने नहीं रखती। जो आपके लिए काम की है दैट इज कॉल्ड एज रिलेवेंट, जो आपके काम की नहीं है दैट इज नॉन रिलेवेंट, और जिन सिचुएशंस पर आपका कंट्रोल है दैट इज कंट्रोलेबल, और जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है दैट इज नॉन कंट्रोलेबल। सो आप किसी भी सिस्टम को इन प्रिंसिपल्स के अनुसार, क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल, सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट, रिलेवेंट नॉन रिलेवेंट और कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल सिचुएशंस के अनुसार कैटेगराइज कर सकेंगे। सॉर्ट आउट यानी कि कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड करना। It tests the solution for feasibility, whether it is a technical feasibility, operational feasibility और economical feasibility। आप ये जान सकेंगे कि क्या सिस्टम feasible है। feasible का सिंपल मीनिंग होता है क्या वो आपको काम लगेगा, किस चीज़ में, टेक्निकल feasibility के अनुसार, ऑपरेशनल feasibility के अनुसार, इकोनॉमिक feasibility के अनुसार। टेक्निकली वो साउंड है, आपकी टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, क्या वो सही तरीके से काम करता है कि नहीं करता है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी यानी कि जितना आपका बजट है उतने बजट में वो आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ओके, तो ये है हमारी डेफिनेशन सिस्टम्स अप्रोच की, यानी कि सिस्टम को किस तरह से समझा जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दिए गए हैं सिस्टम्स अप्रोच के। लेट अस रीड देम। इनको आप एक बार ऊपर से देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम्स अप्रोच, इट यूजेस ऑल द एरियाज एंड ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। किसी भी सिस्टम को समझने के लिए आपको सभी एरिया और ब्रांचेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे नॉलेज के। वो साइंटिफिक एनालिसिस को फॉलो करता है। देखिए, किसी भी चीज़ को यदि आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना हो तो साइंस कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती है, तभी आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इवेल्युएट्स द कॉस्ट अगेंस्ट द बेनिफिट फॉर असेसमेंट ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। सीधी बात है ना कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप कॉस्ट को ज़रूर देखते हैं, यानी कि कितना खर्चा आएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि जितना हम खर्चा कर रहे हैं क्या उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। तो आप सभी चीज़ों को एसेस करते हैं, ओके, और उस हिसाब से यदि आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलता है तो आप कोई ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं। इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स वेयर टाइम कॉन्टेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचकर पूरी तरह से प्लानिंग करनी पड़ती है। इट कंसीडर्स द एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉब्लम सिचुएशन। किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर बाहर के वातावरण का, एनवायरनमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि असर पड़ता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। एवरी सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेशनैलिटी, यानी कि लॉजिकली थिंकिंग। किसी भी प्रॉब्लम को दोनों तरफ से सोचकर विचार करके सॉल्व करना चाहिए, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ रेशनैलिटी, यानी कि लॉजिकली उसे टेस्ट किया जा सकता है या नहीं। फिजिबिलिटी, जैसा कि अभी आपको बताया कि क्या प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें सही तरीके से मिल सकता है। एंड एक्सेप्ट्स अ गिवन क्राइटेरियन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड ऑल्टरनेटिव। देखिए, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आप जब लॉजिकली और प्रैक्टिकली उसे चेक कर चुके होंगे तब आपका माइंड बोलेगा कि इस क्राइटेरिया के अनुसार इस सॉल्यूशन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशंस रिसर्च मॉडल्स अवेलेबल रहते हैं। ये कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसके अंदर कुछ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो ये ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स को हम इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यदि हमारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है। ठीक है, सही तरीके से प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन फिर भी ऑपरेशंस रिसर्च मॉडल से आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, देन यू कैन यूज सिमुलेशन। आपको याद होगा, सिमुलेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्यू। तो हम सिमुलेशन का इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन फीचर्स टू अंडरस्टैंड अ सिस्टम्स अप्रोच। किसी भी सिस्टम के अप्रोच को स्टडी करने के लिए कुछ उसके फीचर्स हैं, और ये फीचर्स आपको पहले से पता ही हैं। देखिए, आपको पता है कि कोई भी सिस्टम है वो बहुत सारे स्मॉलर सिस्टम से बना हुआ होता है, एंड दीज सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड, ओके। लेकिन आप कभी भी किसी भी सिस्टम को समझाना चाहते हैं तो पूरे के पूरे सिस्टम को एज अ होल समझाते हैं। आप कभी भी उसके सब सिस्टम्स की बात नहीं करते। जनरली आप पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंगल सिस्टम समझते हैं और उसी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप उसमें फैकल्टीज की, स्टूडेंट की इंडिविजुअली बात नहीं करते, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। सो ऑल द सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स एंड द सिस्टम कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड एज अ होल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एनी होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स। छोटे छोटे सिस्टम्स इंडिविजुअली तो काम लगते ही हैं, लेकिन जब उनको कंबाइन कर दिया जाता है, इट बिकम्स अ बिग सिस्टम, तो वो ज्यादा काम का होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सब सिस्टम्स, यानी कि इंडिविजुअल पार्ट्स। When the appropriate parts are combined, properties appear from the whole. जब आप उसे combine कर देते हैं तो पूरी की पूरी properties पूरे के पूरे system में से निखर करके आती हैं, which the parts alone do not possess. Individually वो भले ही काम के नहीं रहते। देखिए, सीधी बात है, institution management system में सिर्फ faculties हों, students नहीं हो, क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। सिर्फ students हों, faculties ना हो, क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। एडमिन स्टाफ ना हो जो सब मैनेजमेंट करता है, तो भी काम नहीं चलेगा। तो इंडिविजुअली तो सब काम के हैं, लेकिन जब उनको कंबाइन कर दिया जाता है, व्हेन दे आर कंबाइंड, तो उसकी प्रॉपर्टीज और निखर करके सामने आती हैं। सिस्टम्स आर हायरार्चिकल। आपको पता है कि कोई भी सिस्टम हायरार्चिकल मेथड से बहुत आसानी से समझाए जाते हैं, यानी कि द पार्ट्स ऑफ द सब सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ अदर स्मॉलर पार्ट्स। कोई भी सब सिस्टम छोटे छोटे स्मॉलर सिस्टम से बना हुआ होता है। जैसे accounting system is a subsystem of information system, which is a subsystem of planning system, which is a subsystem of organization as a whole। यानी कि ये एक बड़ा सिस्टम है, उसका छोटा सिस्टम है प्लानिंग सिस्टम, स्ट्रेटेजिक लेवल पर प्लानिंग की जाती है। उसका छोटा सिस्टम है इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसका भी छोटा सिस्टम है अकाउंटिंग सिस्टम। सो दीज आर सब सिस्टम्स, ओके। प्रोग्रेसिंग डाउन द हायरार्की, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं, जैसे कि आपने पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात की, फिर आप प्लानिंग में गए, फिर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, फिर आप और गहराई में जाते हैं, अकाउंटिंग की बात करते हैं। इट इंक्रीजेस द डिटेल्स, यानी कि डिटेल्स इंक्रीज होती जाती हैं, बट रिड्यूसेस द एरिया, एरिया कम होता जाता है। वाइल मूविंग अपवर्ड्स प्रोवाइड्स अ सक्सेसफुली ब्रॉडर व्यू। ऊपर जाने से आपको सिस्टम का ज्यादा ब्रॉडर व्यू समझ में आता है। द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी ऑल्टर्ड विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स। आप कभी भी किसी भी सिस्टम को दूसरे सब सिस्टम्स को बिना अफेक्ट किए, बिना चेंज किए मॉडिफाई कर ही नहीं सकते।
आप जब किसी भी छोटे से सिस्टम को भी मॉडिफाई करते हैं तो बड़ा सिस्टम ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाता है। द सब सिस्टम्स शुड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ देयर हायर सिस्टम्स। छोटे छोटे जितने भी सिस्टम्स हैं वो बड़े सिस्टम के गोल को अचीव करने में हेल्प करने चाहिए। दे शुड नॉट फॉलो देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स इंडिपेंडेंटली। अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स वो इंडिपेंडेंटली फॉलो ना करें। इफ सब सिस्टम्स फॉलो देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स it will lead to a loss of the achievement of objectives of the higher systems। यदि छोटे छोटे सिस्टम्स अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में ही लग गए तो सीधी बात है बड़े सिस्टम का गोल एज इट इज रह जाएगा, वो सक्सेसफुली अचीव नहीं हो सकेगा। तो आपको इतना याद रखना है, व्हाट इज सिस्टम्स अप्रोच, इसकी डेफिनेशन सिर्फ याद रखिए। और ये बिजनेस सिस्टम प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ओके, थैंक यू।